हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ डिपेंडेंट इंडिया, तो आफ्टर दैट अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, अभी हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स मतलब कि इसी 22 पार्ट्स के अंदर सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो इसमें जो है पहला पार्ट है वो है यूनियन एंड टेरिटरी, सेकेंड पार्ट है सिटीजनशिप की, थर्ड पार्ट है आपकी फंडामेंटल राइट्स की, फोर्थ पार्ट है आपकी डीपीएसपी, एंड इसी में फोर्थ ए है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड देन पार्ट 5 है इसमें आपका यूनियन, पार्ट 6 है आपका स्टेट। तो इस टाइप से इसमें 22 पार्ट है जिसमें सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को इस पार्ट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे आपको पार्ट्स के बारे में जानकारी होती जाएगी। आप इसको कभी भी रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कभी भी नहीं पूछता कि इस पार्ट में क्या है, लेकिन हाँ वो आर्टिकल पूछते हैं। तो आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपको अल्टीमेटली वो लास्ट में सब चीज याद हो जाएगा अपने आप। अगर आप जेन्युइनली सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में हर चीज याद हो जाएगा। सेकेंड चीज है शेड्यूल्स के बारे में। तो हम शेड्यूल्स के बारे में देखते हैं। ये 12 शेड्यूल्स है। शेड्यूल से हर बार क्वेश्चन आता है, शेड्यूल को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो शेड्यूल्स में सबसे पहला शेड्यूल्स है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 पे है देयर इज द प्रोविजन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। एक्चुअली देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड इंडियन यूनियन टेरिटरी। एंड देन सेकेंड शेड्यूल्स क्या है, उसमें है इमॉल्वमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी मतलब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ऑफिस ऑफ कैग। तो ये सब जितने जो बड़े बड़े आदमी हैं जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, उनके इन्वॉल्वमेंट्स के बारे में। इन्वॉल्वमेंट्स मतलब कि उनकी सैलरी और पेमेंट। थर्ड इसमें चीज है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी। तो ओथ एंड अफर्मेशन मतलब जो शपथ लेते हैं ना, वो है ये चीज। तो ये जो तीसरा है, जो शेड्यूल 3 का जो पार्ट है वो है ओथ एंड अफर्मेशन। तो ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग, अटॉर्नी जनरल। तो इन सब के ओथ एंड अफर्मेशन है। उसके बाद है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 पे है एलोकेशन ऑफ सीट टू ईच स्टेट इन राज्यसभा। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, एमपी में कितनी सीटें हैं। तो ये सारा चीज दिया हुआ है किसमें, 4th शेड्यूल में। शेड्यूल नंबर 4 में दिया हुआ है कि राज्यसभा में किस किस स्टेट को कितने कितने सीट मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 5वें नंबर पे क्या है। तो शेड्यूल 5 पे है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। तो इस शेड्यूल एरिया एक्सेप्ट असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय को छोड़ के पूरे भारत में जितने भी शेड्यूल एरिया है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि वहां कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होना है, उसका कंट्रोल कैसे करना है। वो हमको जानकारी मिलेगी कहां से, शेड्यूल 5 से। उसके बाद जो है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 पे हम लोगों को दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय के बारे में। तो ये है शेड्यूल 6। उसके बाद हम देखते हैं कि शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में दिया गया है regarding the provision of distribution of power between center and state government। ऑब्वियस ही बात है कि हमारे यहाँ क्या है कि फेडरेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, तो दोनों को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर दी गई है। तो उनके पावर के बारे में, उनके लिस्ट के बारे में, जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी कहाँ, शेड्यूल 7 में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आता है शेड्यूल 8। तो शेड्यूल 8 में प्रोविजन है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज, तो देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज है आपका शेड्यूल 8 में। तो ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया 1950 में। उसके बाद जो है 4 शेड्यूल जो है अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो जो चारों जो शेड्यूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि हर बार उन चारों में से क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट टाइम भी जो शेड्यूल 9, 10, 11, 12 से क्वेश्चन आया था कि ये शेड्यूल मतलब कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेड्यूल 9, 10, 11, 12
कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आई। तो शेड्यूल 8 तक हम लोग देखें। अब देखते हैं कि शेड्यूल 9 में क्या है। शेड्यूल 9 में है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। बस आपको ये याद रखना है कि शेड्यूल 9 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर एक्चुअली एबॉलिश नहीं की थी, उनको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। और देयर आर प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स ऑल्सो। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि शेड्यूल 9 मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ये डेट आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। शेड्यूल 10 में है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो शेड्यूल 10 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। आप थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ ये होता है कि जो जिन लोगों को हम चुन के भेजे जाते हैं संसद में, हमारे जो पार्लियामेंट में जो हमारे जो एमपी हैं, उनके बारे में है कि उन लोगों को कैसे उनके लिए एक्चुअली ये कोड एंड कंडक्ट का जो चीज है कि अगर वो किसी एक पार्टी से इलेक्टेड है तो उस पार्टी को छोड़ नहीं सकते, कहीं और दूसरी पार्टी को वोट नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में। इसका देखते हैं कि शेड्यूल 11 is very important. It was added by 73rd Constitutional Amendment Act of 1993. तो 73rd Constitutional Amendment Act of 1993 ये क्या था? ये था बहुत पॉपुलर टर्म है, ये है पंचायती राज। तो पंचायती राज की जगह कहां मिली है? शेड्यूल 11 में। तो शेड्यूल 11 में है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993, दैट इज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लास्ट दैट इज द शेड्यूल 12, वो भी ऐड हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 और ये है रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और उनके शेड्यूल के बारे में। आप लोगों को शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11 ये आपको बहुत अच्छे से रट के जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं इन प्री ऑल्सो और इन मेन्स ऑल्सो। अब हम आगे देखेंगे कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोला जाता है बैग ऑफ बोरोइंग। बैग ऑफ बोरोइंग मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत सारे प्रोविजन है वो अलग अलग कंट्री से हम लोगों ने लिए हुए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी जो आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो हम लोगों ने कहां से किस देश से लिए हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा भी मैं आप लोगों को बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं बैग ऑफ बोरोइंग। तो अब देखते हैं कि कहां कहां से हम लोगों ने क्या क्या चीजें ली है। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मैं आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बारे में बताया था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बट इट वाज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बहुत सारी चीजें को हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। जैसे पीएससी के बारे में बताया, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से आई थी। फेडरेशन कोड जो जिसका पावर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया, और उसमें आई थी और भी जो कुछ है आप लोग लास्ट क्लास में देख लीजिएगा। तो पहला आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज द बेसिस, इट वाज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड चीज है कि ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया। ब्रिटेन जो हमारे ऊपर
200 साल से राज किया, तो ऑब्वियस बात है वहां से भी कुछ चीज लेना था, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम से काफी फेमिलियर हो चुके थे, रूल ऑफ लॉ से काफी फेमिलियर हो चुके थे। तो हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज जहां हम लोग ने ब्रिटेन से लिया, तो ब्रिटेन से फर्स्ट थिंग हम लोगों ने जो लिया वो था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ कि रूल ऑफ लॉ एक्चुअली ये है कि जो लॉ है, जो लॉ ऑफ लैंड है, वही सुप्रीम चीज होगा, कोई भी आदमी उस लॉ के ऊपर नहीं होगा। ब्रिटेन में पहले क्या होता था, वहां क्या होता था, राजा होता था, राजा लॉ को बनाता था। लेकिन ब्रिटेन क्या कि धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हुई, और वहां पर एक सिस्टम आया कि जो लॉ है वहां का, जो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही वहां का सुप्रीम अथॉरिटी होगा। तो वही चीज हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई किया। तो रूल ऑफ लॉ जो है हम लोगों ने क्या थे ब्रिटेन से, और ब्रिटेन से और क्या लिया गया, ऑफिस ऑफ कैग। कैग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा काफी ज्यादा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग का जो है फुल फॉर्म है। थर्ड चीज था जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया पे डेवलप हुई थी, धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे इंडिया पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई थी, कहां से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और अल्टीमेटली लास्ट तक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म से हम लोग काफी फेमिलियर थे। तो अभी बात है कि दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है क्या, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि यूएस में चलता है, क्योंकि प्रेसिडेंट वहां का नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड जो है वहां का सुप्रीम अथॉरिटी होता है, जो वहां का सुप्रीम ऑफिस होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस। पर यहाँ पर हम लोग लिए क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रूल ऑफ लॉ, ऑफिस ऑफ कैग, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप से मतलब ये है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ एक ही है, वो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ पर 29 स्टेट है, पर आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा कि हमारे पास छत्तीसगढ़ का भी सिटीजनशिप है, या फिर हमारे पास एमपी का भी सिटीजनशिप है। हमारे पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसी चीज को बोला गया क्या, सिंगल सिटीजनशिप। ये जो है यूएस में ऐसा नहीं है, वहां पे डबल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। वहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सिटीजनशिप होता है, और एक दूसरा वहां की जो पर्टिकुलर एक स्टेट है उसका भी सिटीजनशिप होता है। वहां की जो हर एक स्टेट है वो अपने अपने जो नागरिक है उन लोगों को स्पेशल कुछ राइट्स दी हुई है, पर ऐसा चीज यहाँ नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को जो फंडामेंटल राइट्स है वो सेम है ऑल ओवर इंडिया पे। तो ये सिंगल सिटीजनशिप भी लिया गया कहां से, ब्रिटेन से, और ये जो है ब्रिटेन में भी ये सिस्टम अभी चल रहा है। दूसरा चीज देखते हैं कि हम लोग यूएस से क्या क्या लिए। थर्ड है अमेरिका से। तो अमेरिका से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वहां से लिएगा वो ये था फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स के नाम से फंडामेंटल राइट्स जो है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जो फंडामेंटल राइट्स है, इट्स बेसिकली सेम एज अ फंडामेंटल राइट, उसका डिफरेंट नाम है बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। तो ये सबसे पहले इनकॉर्पोरेट किया गया यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहीं से हम लोगों ने ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने यूएसए से लिया है। दूसरा ये चीज है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सेकेंड चीज ये फर्स्ट। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी हम लोगों ने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। तो ये जो दो चीजें हैं, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एक थर्ड चीज है वो है जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगा जब मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा। आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कुछ रूल बना रही है और वो रूल आपके जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स को अगर वो आपसे छीन रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है, उनके पास ये राइट होती है कि वो जो भी रूल बनाया गया है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वो उसको टोटली कैंसिल कर दे। तो वो जो भी रूल है उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उस रूल को टोटली कैंसिल कर सकते हैं। तो इसी चीज को बोला गया है क्या, जुडिशियल रिव्यू। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट फंडामेंटल राइट, सेकेंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, एंड थर्ड
जुडिशियल रिव्यू, ये कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो प्रोविजन है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फोर्थ है जर्मनी से। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पहले अगर थोड़ा भी इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी हमारी जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाती है। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन है वो हम लोगों ने लिया था जर्मनी से कि दैट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो कुछ हमारी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 और 21 बस जो है सस्पेंड नहीं होती है हमारी फंडामेंटल राइट में, बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये लिया गया था जर्मनी से। 53 DPSP that is Directive Principle of State Policy। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने लिया था आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हम लोगों ने लिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चीज है फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। तो हमारी ये तीन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेंगे। फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के बारे में आप लोगों को जब मैं प्रीएम्बल बताऊंगा उसमें आप लोगों को ये फ्रेटर्निटी क्या होती है और लिबर्टी क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ही एक हिसाब से मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोला जा सकता है। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये जो है तीनों जो कॉन्सेप्ट है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सारे सिटीजन्स के बीच में ब्रदरहुड हमको प्रमोट करनी थी फ्रेटर्निटी की, तो वो होनी चाहिए, और जो सिटीजन्स को लिबर्टी मिलनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अनदर फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडर्न पॉलिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने लिया था कहां से? फ्रांस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों ने कहां से लिया वो ये आप लोगों को इसमें पता चल जाएगा। एक और बचा हुआ है वो है इसका यूएसएसआर जो अभी डिसइंटीग्रेट हो गया है, जो अभी का रशिया पार्ट है, वहां से हम लोगों ने लिया था फंडामेंटल ड्यूटी। हमारा ऑब्वियसली बात है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, तो हमें कुछ ड्यूटी भी दी है क्योंकि जो हमें पूर्ण तरह रूप से उसे ओबे करना है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया था यूएसएसआर से। तो ये था बैग ऑफ बोरिंग के बारे में कि इंडिया की चीजें और उसके जो डिफरेंट जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है कि हम लोगों ने कहां से लिया है। इसलिए हम लोग आगे देखते हैं कि प्रीएम्बल और डिफरेंट पार्ट के बारे में, ये सब के बारे में आपको क्लियर बता देना। अभी तक हम लोगों ने देखा पार्ट्स ऑफ एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल इज बोला जाए तो एक इंट्रोडक्शन है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें हैं, एक्चुअली उसके पीछे जो फिलॉसफी होती है वो क्या है। तो प्रीएम्बल को हम एक तरह से समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, तब उसके बारे में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में है क्या। ये चीज आप लोग अगर पूरा पढ़ सको और इसको अच्छी तरह से याद कर सको तो बहुत अच्छा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के
व्यू से। तो अब हम देखते हैं कि प्रीएम्बल क्या है, उस पर जो लिखा हुआ है वो क्या है। तो प्रीएम्बल पे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and give to ourselves this Constitution. तो ये जो है टेक्स्ट है किसका, प्रीएम्बल का। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो काफी अच्छी तरह से लिखा गया है, मतलब मोस्ट इलेबोरेटेड प्रीएम्बल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इसे जाना जाता है। अब चीजें हम देखते हैं कि इस प्रीएम्बल से हम लोगों को क्या क्या चीज मिलता है। तो ये चीजें हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग है, हमने प्रीएम्बल से पता चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी पावर कहां से डिराइव करती है। ऑब्वियस बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इन इंडिया। तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर कहां से मिल रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है कहां से, यहाँ के लोगों से, ये पीपल ऑफ इंडिया से, यहाँ के लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, नेचर ऑफ स्टेट। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट। तो नेचर ऑफ स्टेट है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसके बारे में आपको सिंगल बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सॉवरेन का मतलब होता है कि हम कुछ भी चीजें, हमारे जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर है उसके लिए हम टोटली रिस्पॉन्सिबल है हम खुद के लिए, क्योंकि सॉवरेन मीन्स है दैट all the internal and the external affairs of India totally conducted by the government of India and no other government will influence it। तो ये है sovereignty, जो कि गवर्नमेंट का नेचर ऑफ स्टेट में पहला चीज है सॉवरेन के बारे में आप लोगों ने जाना। दूसरा है सोशलिस्ट मतलब कि समाजवाद। अब ये क्या होता है, सोशलिस्ट एक्चुअली दो टाइप की होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरी होती है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो हमारी जो इंडिया में है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक, सोशलिज्म। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है कि इसमें जो हमारे जो लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी जो है स्टेट के पास भी है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास भी है, और प्राइवेट आदमी लोगों के पास भी है, मतलब कि प्राइवेट इकोनॉमी भी यहाँ पे है और जो है पब्लिक इकोनॉमी भी यहाँ पे है। तो इन द सेंस क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। तो ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। व्हाट इज द कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है कि जो भी किसी देश की प्रॉपर्टी होती है, ऑल ओवर होल द प्रॉपर्टी of any country was totally concentrated in the hand of a state means government। उस गवर्नमेंट के हाथ में वहां की पूरी प्रॉपर्टी थी, कोई भी प्राइवेट सेक्टर वहां पे इवॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सारी प्रॉपर्टी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो ये दो चीजें होती है सोशलिस्ट के अंदर, एक होती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दूसरा होती है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो हमारी इंडिया में वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड चीज है वो हम पढ़ते हैं क्या, सेक्युलर के बारे में। सेक्युलर का मतलब क्या है, आप हमेशा न्यूज चैनल में देखते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब कि सारे धर्म, सारी जाति, सारे वर्ण के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। ऑल द इक्वल राइट्स हैज गिवन टू ऑल द कास्ट, कलर्स, क्रीड्स एंड ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये है सोशलिज्म। तो एक ये है आपका सेक्युलर, सॉरी। तो ये सेक्युलर पे एक चीज हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वी आर प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजन इक्वली। तो ये है कि हम सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारे क्रीड को इक्वली प्रोटेक्ट भी करते हैं और उन्हें इक्वली मानते भी हैं। तो ये है सेक्युलर। थर्ड यहाँ पर फोर्थ है डेमोक्रेटिक। तो
हम लोगों को पता है ना कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये फोर्थ नेचर ऑफ स्टेट। तो डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब हम हमारे नेता खुद चुनते हैं, वहां हम यहाँ पर वोट देते हैं, वो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, जो कि इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पीपल ऑफ इंडिया को इन पार्लियामेंट पे। तो ये है, यहाँ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद है रिपब्लिक। तो ये जो डेमोक्रेसी है वो दो टाइप की होती है, एक होती है मोनार्की डेमोक्रेटिक और एक होती है रिपब्लिक। तो मोनार्की में क्या होता है कि जो भी हेड ऑफ स्टेट रहता है वो हेरिडिटरी रहता है। हेरिडिटरी मतलब कि वंश के हिसाब से रहता है, कोई राजा रहा है, अगर वहां का वो हेड है तो वो आने वाला उसका जो बच्चा है वो वहां का हेड बनेगा, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। तो ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी वो मोनार्की डेमोक्रेसी है, पर जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक डेमोक्रेसी मतलब कि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है, यहाँ का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ का जो हेड ऑफ नेशन है वो इलेक्टेड होता है, वो उसको यहाँ के सिटीजन उसे इलेक्ट करते हैं उस पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ का राष्ट्रपति है। तो ये भी हम लोगों ने देखा नेचर ऑफ स्टेट, दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्या होता है। प्रीएम्बल से हमें 3-4 चीजों के बारे में पता चलती है। पहले मैं आप लोगों को बताया कि इनग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल क्या क्या थे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताया कि नेचर ऑफ स्टेट क्या क्या है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्या क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे गवर्नमेंट के, उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। सोशल जस्टिस देना, इकोनॉमिक जस्टिस देना एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना। तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हम देते हैं किसके थ्रू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू, और पॉलिटिकल जस्टिस हम देते हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। उसके बाद है लिबर्टी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है क्या, लिबर्टी। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज द लिबर्टी। तो लिबर्टी मतलब क्या है कि कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को कुछ भी करने के लिए। बट ऑब्वियसली बात है हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है लिबर्टी।